नमस्कार। मैं हूं अंजू पंकज। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। अरविंद केजरीवाल की दिक्कतें शराब घोटाले में लगातार बढ़ रही हैं और साथ ही साथ अब तो उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल के इर्द गिर्द भी दिल्ली हाई कोर्ट ने शिकंजा कस दिया है। कौन सा मामला है सुनीता केजरीवाल के खिलाफ, इस पर भी इस वीडियो में चर्चा करेंगे। लेकिन पहले बात कर लेते हैं अरविंद केजरीवाल की। कहां तो अरविंद केजरीवाल ये कोशिश कर रहे हैं कि किसी ना किसी तरीके से उनको सीबीआई और ईडी के मामले में जमानत मिल जाए। अपने वकीलों से हफ्ते में 2 बार और मिलना चाहते हैं अरविंद केजरीवाल। उनकी कोशिश है कि 4 बार उनकी मीटिंग उनकी लीगल टीम के साथ हो जाए ऑनलाइन, क्योंकि उन्होंने खुद कोर्ट में ये गुहार लगाई है कि उनके खिलाफ 35 मामले चल रहे हैं और उन मामलों में उन्हें अपनी लीगल टीम के साथ सलाह मशवरा करने के लिए 2 मीटिंग्स की परमिशन जो उनको पहले से मिली हुई है वो काफी नहीं है। इसलिए वो चाहते हैं कि हफ्ते में 4 बार वो अपनी लीगल टीम से मिल पाए। अब आप सोचिए, आम आदमी पार्टी के करता धरता अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी के संयोजक, दिल्ली के कट्टर ईमानदार सीएम अरविंद केजरीवाल के खिलाफ 35 मामले चल रहे हैं। कहां तो अरविंद केजरीवाल ये कहा करते थे कि जैसे किसी के नाम पर कोई आरोप लगे उसे तुरंत मॉरल ग्राउंड्स पर इस्तीफा दे देना चाहिए, जब तक कि उसके खिलाफ लगे आरोपों की सच्चाई सामने नहीं आ जाती। और अपने मामले में आप देखिए, उनके खिलाफ 35 मामलों में जांच पड़ताल चल रही है। ये उनका खुद का कबूलनामा है और इसके बावजूद वो तिहाड़ जेल में बंद होने के बावजूद दिल्ली के सीएम की कुर्सी पर बैठे हुए हैं और कोई इरादा नहीं है उनका कि वो सीएम की कुर्सी छोड़ दें। वो पहले खुद ही कह चुके हैं, जब वो 21 दिन की अंतरिम जमानत पर बाहर आए थे, कि बीजेपी चाहती है कि दिल्ली की सरकार गिर जाए, केजरीवाल की सरकार गिर जाए, लेकिन वो बीजेपी के इन मंसूबों को कामयाब नहीं होने देंगे, इसलिए किसी भी हाल में सीएम की कुर्सी नहीं छोड़ेंगे। जबकि हकीकत यह है कि अरविंद केजरीवाल सीएम की कुर्सी इसलिए नहीं छोड़ना चाहते क्योंकि एक तो उनका जो अदालती कार्रवाई चल रही है उसका खर्चा कहां से आएगा। वो दिल्ली के सीएम है, इस नाते दिल्ली की जनता के पैसे पर वो अपनी फीस भर रहे हैं अदालतों की। उनके जो महंगे महंगे वकील हैं उनकी फीस दिल्ली की जनता के पैसे से ही भरी जा रही है। और फिर दूसरा, वो शीश महल नहीं छोड़ना चाहते। वो जो 53 करोड़ का शीश महल है वो भी तो छूट जाएगा अरविंद केजरीवाल से अगर वो सीएम की कुर्सी छोड़ते हैं। तो ये जो वजह है, इनके चलते अरविंद केजरीवाल अभी भी जमे हुए हैं सीएम की कुर्सी पर। लेकिन अब मंगलवार को राउज एवेन्यू कोर्ट में विशेष जज कावेरी बावेजा ने ईडी की तरफ से जो सप्लीमेंट्री चार्जशीट दायर की गई है राउज एवेन्यू कोर्ट में, उस पर संज्ञान ले लिया है। 7वीं सप्लीमेंट्री चार्जशीट है ईडी की शराब घोटाले में, जिसमें अरविंद केजरीवाल को आरोपी बनाया गया है और आम आदमी पार्टी को भी आरोपी बनाया गया है। अब इस पर संज्ञान लेने के साथ ही जज कावेरी बावेजा ने प्रोडक्शन वारंट जारी कर दिया अरविंद केजरीवाल के खिलाफ और आम आदमी पार्टी के खिलाफ। अब 12 जुलाई को अरविंद केजरीवाल को राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश होना है। और जहां तक बात रही आम आदमी पार्टी की, तो अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी के संयोजक हैं और जो पीएमएलए एक्ट का सेक्शन 70 है उसके तहत अरविंद केजरीवाल पर भी मुकदमा चल सकता है आम आदमी पार्टी के आरोपी होने की सूरत में। दिल्ली हाई कोर्ट में जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने अपने फैसले में कहा था कि अरविंद केजरीवाल की सीएम के नाते भी शराब घोटाले में भूमिका रही है और आम आदमी पार्टी के संयोजक होने के नाते भी भूमिका रही है। तो अब वही आम आदमी पार्टी के संयोजक फंसने वाले हैं, यानी अरविंद केजरीवाल फंसने वाले हैं, क्योंकि आम आदमी पार्टी को भी ईडी ने आरोपी बनाया है। अब आम आदमी पार्टी कैसे पीएमएलए एक्ट के सेक्शन 70 के दायरे में आती है वो समझना भी जरूरी है। आपको याद दिला दूं कि अभी मई महीने में दिल्ली हाई कोर्ट ने एक बहुत अहम टिप्पणी की थी। दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा था कि राजनीतिक पार्टियां भी मनी लॉन्ड्रिंग कानून की धारा 70 के दायरे में आती हैं। कथित शराब घोटाले से जुड़े मामले में पीएमएलए की धारा 70 भी लागू होती है राजनीतिक दलों पर। धारा 70 किसी कंपनी की तरफ से किए गए अपराधों के लिए सजा का प्रावधान करती है। अब ईडी ने इस मामले में आम आदमी पार्टी को भी आरोपी बनाया है, तो ये धारा 70 आम आदमी पार्टी पर भी लागू होती है। आगे
धारा 70 क्या कहती है आम आदमी पार्टी के मामले में या फिर बाकी कंपनियों के मामले में, वो समझना भी जरूरी है। पीएमएलए की धारा 70 कंपनियों की तरफ से की जाने वाली मनी लॉन्ड्रिंग की जांच के लिए लगाई जाती है। इसमें कहा गया है कि जब कोई कंपनी मनी लॉन्ड्रिंग करती है तो हर एक व्यक्ति जो अपराध के समय उस कंपनी का प्रभारी या जिम्मेदार था उसे दोषी माना जाएगा। और यहीं पर अरविंद केजरीवाल फंस रहे हैं, क्योंकि शराब घोटाले से जुड़ा मामला जो है ये जब हुआ है जब 100 करोड़ रुपए आम आदमी पार्टी को साउथ लॉबी से मिले थे। उस वक्त अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी के संयोजक थे। अरविंद केजरीवाल तो 2 अक्टूबर 2012 में जब आम आदमी पार्टी का गठन हुआ था उस वक्त से लेकर अब तक आम आदमी पार्टी के संयोजक है। जबकि इस मामले में एडमिरल रामदास, जो कि आम आदमी पार्टी के शुरुआती दिनों में पार्टी के लोकपाल हुआ करते थे, उन्होंने ये सवाल उठाया था कि अरविंद केजरीवाल एक साथ 2 पदों पर कैसे रह सकते हैं। तब उन्होंने कहा था कि अरविंद केजरीवाल को या तो सीएम की कुर्सी छोड़ देनी चाहिए या फिर आम आदमी पार्टी का संयोजक का पद छोड़ देना चाहिए। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने पद नहीं छोड़ा, वो दोनों पदों पर एक साथ बने रहे, लेकिन एडमिरल रामदास को पार्टी से बाहर कर दिया गया था। अब अरविंद केजरीवाल सोच रहे होंगे कि अगर उन्होंने उस वक्त एडमिरल रामदास की बात मान ली होती तो शायद वो कम से कम आम आदमी पार्टी के आरोपी बनने के मामले में बच निकलते। लेकिन अब अरविंद केजरीवाल इसलिए फंस रहे हैं क्योंकि आम आदमी पार्टी के संयोजक वही हैं। उनकी देखरेख में ही जो 45 करोड़ रुपए गोवा विधानसभा चुनाव के दौरान आम आदमी पार्टी ने खर्च किए थे, वो उनकी देखरेख में ही हुआ है। उनको इसके बारे में नॉलेज होगा, जानकारी होगी। और अगर वो कहते हैं कि उनको जानकारी नहीं है तब भी फंसेंगे, और अगर कहते हैं जानकारी थी तो भी फंसेंगे। तो इस मामले में आम आदमी पार्टी के आरोपी बनने के मामले में धारा 70 आम आदमी पार्टी पर लागू होने के मामले में अरविंद केजरीवाल चौतरफा फंस गए हैं। आगे पीएमएलए एक्ट की धारा 70 के बारे में ये कहा गया है कि इस धारा में यह भी प्रावधान है कि किसी व्यक्ति पर मुकदमा तब नहीं चलाया जाएगा जब वो ये साबित कर सके कि मनी लॉन्ड्रिंग उसकी जानकारी के बगैर हुई थी या उसने इसे रोकने की भरसक कोशिश की थी। इस धारा में एक अपवाद भी जोड़ा गया है और इसके मुताबिक कंपनी एक अलग लीगल एंटिटी भी है, लिहाजा उसके कर्मचारियों या उससे चलाने वाले के खिलाफ स्वतंत्र रूप से भी मुकदमा चलाया जा सकता है। यानी अब ओनस जो है, जिम्मेदारी जो है वो अरविंद केजरीवाल पर है। वो साबित करें कि उनकी नॉलेज के बिना, उनकी जानकारी के बिना ये 45 करोड़ रुपए गोवा विधानसभा चुनाव के दौरान खर्च किए गए। अरविंद केजरीवाल को साबित करना होगा कि उन्हें तो पता ही नहीं इस बारे में। हालांकि वो तो पहले दिन से कह रहे हैं कि उन्हें कुछ पता ही नहीं है शराब घोटाले के बारे में, लेकिन यहां पर सबूतों के साथ उनको बताना होगा कि उनकी जानकारी के बिना 45 करोड़ रुपए गोवा विधानसभा चुनाव के दौरान आम आदमी पार्टी ने खर्च किए। और दूसरी ऑप्शन ये है कि वो ये साबित करें कि उन्होंने तो 45 करोड़ की जो रिश्वत थी साउथ लॉबी से ली गई थी उसको गोवा विधानसभा चुनाव के दौरान खर्च नहीं करने के लिए भरसक कोशिश की, पूरी कोशिश की कि उस पैसे का वहां इस्तेमाल ना हो। अगर अरविंद केजरीवाल ये साबित कर जाते हैं तब वो बच सकते हैं। लेकिन कहा तो यही जाता है कि आम आदमी पार्टी के अंदर एक पत्ता भी अरविंद केजरीवाल की इच्छा के बिना नहीं हिलता है। अरविंद केजरीवाल के इशारे पर ही चलती है आम आदमी पार्टी। हर एक फैसला अरविंद केजरीवाल के कहने पर ही लिया जाता है आम आदमी पार्टी के अंदर। तो फिर वो ये कैसे साबित कर सकते हैं कि इतना बड़ा कांड आम आदमी पार्टी में हो गया, 100 करोड़ की रिश्वत साउथ लॉबी से आम आदमी पार्टी ने ले ली और अरविंद केजरीवाल जो कि आम आदमी पार्टी के संयोजक थे और दिल्ली के सीएम थे और उनको पता ही नहीं है। और दूसरे वो ये कैसे साबित करेंगे कि उन्होंने इसे रोकने की कोशिश की, जबकि वो खुद पार्टी है। और ये जो 7वीं सप्लीमेंट्री चार्जशीट है इसमें वो आरोपी भी है और आम आदमी पार्टी के आरोपी बनने की सूरत में भी आरोपी है, यानी डबल झटका है उनके लिए। और फिर के कविता जो कि बीआरएस की नेता है और 11 मार्च को ईडी ने उन्हें हैदराबाद से गिरफ्तार किया था, उन्होंने तो ईडी के सामने ये स्वीकार किया है कि उन्होंने सिसोदिया के साथ मिलकर और केजरीवाल के साथ मिलकर नई आबकारी पॉलिसी को लेकर एक आपराधिक षड्यंत्र रचा था, साजिश रची थी। और इसके लिए उन्होंने 100 करोड़ रुपए साउथ लॉबी की तरफ से अरविंद केजरीवाल और सिसोदिया को दिए थे।
और इसकी एवज में ही नई आबकारी पॉलिसी में उनके हिसाब से यानी साउथ लॉबी के हिसाब से बदलाव किए गए थे। और सबूतों के साथ ये बातें कि कविता ने ईडी के सामने रखी हैं। और अरविंद केजरीवाल के मामले में ईडी लगातार ये कह रही है कि उनके पास बहुत सारे पुख्ता सबूत हैं। और अभी 2 दिन पहले सीबीआई ने भी राउज एवेन्यू कोर्ट में कहा है कि उनके पास जून महीने में शराब घोटाले से जुड़े कई नए सबूत आए हैं, बहुत सारी नई जानकारियां उन्हें मिली हैं और इस बारे में भी वो सारी जानकारी कोर्ट में रखने वाले हैं। तो अब वो कौन सी जानकारियां हैं जो जून महीने में सीबीआई और ईडी को मिली हैं? और ये जानकारियां क्या अरविंद केजरीवाल के गले की फांस बनने वाली हैं? क्योंकि बहुत सारी गिरफ्तारियां तो अभी मई महीने में ही हुई हैं, जिनमें विनोद चौहान है जो वकील हुआ करता था। 8वीं सप्लीमेंट्री चार्जशीट जो ईडी की तरफ से दायर की गई है उसमें विनोद चौहान का नाम भी है। और विनोद चौहान के पास जो उसके मोबाइल से जानकारी मिली है उसमें तो बाकायदा उन नोटों की तस्वीर भी ईडी को मिली है जो 25 करोड़ रुपए उसने अभिषेक बोनापल्ली के कहने पर के कविता के पीए से लिए थे और उन पैसों को उसने हवाला ऑपरेटर्स के जरिए गोवा पहुंचाया था। और उसके फोन में अरविंद केजरीवाल के साथ उसकी डायरेक्ट चैट है। उसी चैट में उसने ये तस्वीर अरविंद केजरीवाल को भेजी है। ये दावा ईडी कर रही है। और दोनों के बीच में तो ऐसी बातें भी हुई हैं जैसे कि पटना का कोई हाईकोर्ट का जज है उससे मिलना चाहते थे अरविंद केजरीवाल। ये सारी बातें सबूतों के तौर पर ईडी के पास है। तो अरविंद केजरीवाल खुद को कैसे बचाएंगे? और दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल की दिक्कतें भी बढ़ गई हैं। दिल्ली हाई कोर्ट ने मंगलवार को सुनीता केजरीवाल से जवाब मांगा है उस मामले में जिसमें कि उन पर आरोप है कि राउज एवेन्यू कोर्ट में शराब घोटाले को लेकर जो हियरिंग हो रही थी उसकी उन्होंने रिकॉर्डिंग की थी और उसको सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर डाल दिया था। उस मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा है कि आप जवाब दीजिए, आपका जो भी जवाब है वो आप दीजिए, फैसला हम करेंगे। सख्त लहजे में दिल्ली हाई कोर्ट ने सुनीता केजरीवाल से कहा है कि वो इस मामले में जवाब दें। और कोर्ट में क्या कुछ मंगलवार को हुआ वो भी मैं आपको बताती हूं। दरअसल इस मामले में सुनीता केजरीवाल के वकील ने दिल्ली हाई कोर्ट में ये कहा था कि याचिकाकर्ता इस मुद्दे को सनसनीखेज बना रहे हैं और लोगों को इसमें घसीट रहे हैं, जबकि उनका यानी कि सुनीता केजरीवाल का इससे कोई लेना देना नहीं है। उनके वकील ने कहा कि सुनीता केजरीवाल को इस लिस्ट से हटा दिया जाना चाहिए, यानी कि उनका नाम उस लिस्ट से हटा दिया जाना चाहिए क्योंकि उन्होंने सिर्फ रिकॉर्डिंग को रीट्वीट किया था, उन्होंने रिकॉर्डिंग को अपलोड नहीं किया था। दिल्ली हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश मनमोहन की अगुवाई वाली पीठ ने कहा कि कोर्ट की प्रोसीडिंग को ना तो रिकॉर्ड किया जा सकता है और ना ही इंटरनेट पर शेयर किया जा सकता है। आपको इसका जवाब देना ही होगा, यानी कि सुनीता केजरीवाल को बताना होगा कि उन्होंने पहले रिकॉर्डिंग क्यों की और रिकॉर्डिंग को बाद में सोशल मीडिया पर अपलोड क्यों किया। आगे पीठ में शामिल न्यायमूर्ति तुषार राव ने कहा कि अदालती कार्रवाई को इंटरनेट पर नहीं डाला जा सकता, हमें मामले से निपटना होगा, जवाब दाखिल करें चाहे जो भी हो। ये दिल्ली हाई कोर्ट ने सुनीता केजरीवाल से कहा था। उनके वकील तो कोशिश कर रहे थे कि सुनीता केजरीवाल को बचा ले, ये कहकर कि उनका नाम वहां से हटा दीजिए क्योंकि उन्होंने सिर्फ रीट्वीट किया था, उन्होंने अपलोड नहीं किया था। लेकिन कोर्ट ने साफ कह दिया कि आपको इस मामले में जवाब देना होगा। और आपको याद दिला दूं कि पूरा मामला क्या है। दरअसल 28 मार्च को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद ट्रायल कोर्ट में जब उनको पेश किया गया था तब उन्होंने खुद अपनी पैरवी की थी और कई तरह की बातों का खुलासा किया था। उसी दौरान उन्होंने ये भी कहा था कि वो विजय नायर को नहीं जानते हैं, विजय नायर उनको रिपोर्ट नहीं करता था, विजय नायर सौरभ भारद्वाज और आतिशी मारलेना को रिपोर्ट करता था। और उन्होंने यहां तक कहा था कि उनकी गिरफ्तारी सिर्फ 4 लोगों की गवाही के आधार पर हुई है, इसलिए उनकी गिरफ्तारी अवैध है। ये सारी बातें उन्होंने कोर्ट में कही थी। और उस दौरान कोर्ट में जो सुनवाई हुई थी उसकी रिकॉर्डिंग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट की गई थी, जबकि कानून के मुताबिक ऐसा करना अपराध है। अदालतों के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग नियम 2021 के तहत इस मामले में कार्रवाई की जा सकती है। सुनीता केजरीवाल समेत आम आदमी पार्टी के कई नेताओं ने इस वीडियो को जमकर शेयर किया था। इंडी गठबंधन के कई नेताओं ने भी इसे शेयर किया था और कमेंट्स लिखे थे। अब ये सब के सब इसके दायरे में आएंगे। सुनीता केजरीवाल
शायद ये सोच रही थी कि वो बच जाएं क्योंकि उन्होंने रीट्वीट किया है, जबकि सुनीता केजरीवाल भूल रही हैं कि उनके पति अरविंद केजरीवाल ने भी एक यूट्यूबर के विवादित वीडियो को रीट्वीट किया था और इसके लिए उनको माफी भी मांगनी पड़ी थी। उनके खिलाफ मानहानि का केस दर्ज किया गया था और माफी मांगकर उन्होंने अपने आप को बचाया था। तो अब सवाल ये उठता है कि इस मामले पर जब अगली सुनवाई होगी तो क्या सुनीता केजरीवाल माफी मांगेंगी कोर्ट से या अपना जवाब तैयार करके आएंगी। वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी का आरोप है कि बीजेपी आम आदमी पार्टी को पूरी तरह से खत्म करना चाहती है, इसीलिए ईडी ने अपनी सप्लीमेंट्री चार्जशीट में आम आदमी पार्टी को भी आरोपी बनाया है, जबकि आम आदमी पार्टी का इस घोटाले से कोई लेना देना ही नहीं है। लेकिन अब देखना दिलचस्प होगा कि अरविंद केजरीवाल को जब 12 जुलाई को राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया जाता है तो उस दिन कोर्ट की तरफ से क्या कार्रवाई होती है। और दूसरी तरफ दिल्ली हाई कोर्ट की फटकार के बाद सुनीता केजरीवाल की दिक्कतें भी बढ़ गई हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरे चैनल को अपना पूरा समर्थन दें। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। भारत माता की जय हो। वंदे मातरम और जय श्री राम।